नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। इसलिए वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न को दोस्तों आप बारीकी से समझते चलिएगा, ठीक है। आपको हम फटाफट अच्छे तरीके से समझाते चलूँगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी समस्या आ रहा है, उससे लड़िए, कॉम्पीट कीजिए और ज़िंदगी में दोस्तों आगे बढ़िए, ठीक है। हर हाल में दोस्तों 400 प्लस मार्क्स लाकर ही छोड़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पारा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रोमीन, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है तांबा और लास्ट ऑप्शन में लिखा है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा धातु, यहाँ पर धातु लिख देगा दोस्तों, अधातु की जगह पर केवल धातु लिख देगा, ठीक है। और पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो दोस्तों धातु में जब पूछेगा तो पारा होता है दोस्तों कमरे के ताप पे द्रव में, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दूरदृष्टि दोष, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है निकट दृष्टि दोष, थर्ड ऑप्शन में लिखा है जरा दृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नेत्र जो होता है दोस्तों निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दोस्तों तो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दूरदृष्टि दोष में होता है क्या दोस्तों कि दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है तो उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो होता है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को होता है, ठीक है। और इसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है जरा दृष्टि दोष में, ठीक है। दोस्तों ये तीनों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है ये किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। अब फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 5, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 7, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 14 और लास्ट ऑप्शन लिखा है 0। तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होता है दोस्तों वो हमारा 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपसे जब पूछेगा कि किसी भी उदासीन अम्लीय का पीएच होता है तो अम्लीय का जो पीएच होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि किसी भी उदासीन विलयन का क्षारीय पीएच होता है तो क्षारीय पीएच जब आप पूछेगा दोस्तों तो 7 से अधिक होता है, ठीक है। ये तीनों को आप अच्छी तरीके से याद रखें। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका टमाटर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है संतरा, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सिरका और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है इमली। तो टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ये इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये सारे को दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद रखें। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपसे बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वायु, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बर्फ और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कांच, यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है हीरा। तो आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों देखिए वायु का जो अपर्तनांक होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ बर्फ का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों हमारा 1.31 होता है, ठीक है। और कांच का जो हमारा अपर्तनांक होता है दोस्तों 1.52
2 होता है, ठीक। और देखिए हीरा का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 2.42 होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इसमें कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका है दोस्तों, हीरा का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए वायु का अपर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। बर्फ का अपर्तनांक कितना होता है, 1.31 होता है। और यहाँ कांच का अपर्तनांक कितना होता है, 1.52 होता है। और हीरा का अपर्तनांक दोस्तों 2.42 होता है, ठीक है। ये सारे को दोस्तों आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब। छठा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 6, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 8, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 9, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 11। तो दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया दोस्तों कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर दोस्तों किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हो केवल समतल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हो केवल अवतल, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हो दोस्तों केवल उत्तल, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है समतल तथा उत्तल दोनों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण है। तो दोस्तों जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो समतल और उत्तल दोनों में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीधा प्रतिबिंब जो हमारा होता है दोस्तों समतल तथा उत्तल दोनों में बनता है, ठीक है। और देखिए अवतल में जो होता है दोस्तों सिचुएशन के अनुसार कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है, ये अवतल दर्पण में होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है संयोजन, सेकेंड ऑप्शन लिखा है उपचयन, थर्ड ऑप्शन लिखा है अपचयन, और लास्ट ऑप्शन लिखा है विस्थापन। तो दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र जो हमारा है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस पर हम जितना भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, ठीक। देखिए 10वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है आज कि मछली का श्वसनांग है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है फेफड़ा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है गिल्स, थर्ड ऑप्शन में लिखा है त्वचा, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। मछली का जो श्वसनांग होता है दोस्तों गिल्स होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो मानव का श्वसनांग होता है वो फेफड़ा होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है घेंघा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है मधुमेह, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है स्कर्वी, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है एड्स, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और दोस्तों मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वन संरक्षण, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है मृदा संरक्षण, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है जल संरक्षण, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों वृक्षारोपण। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 13
13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि निम्न में से कौन वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों नेफ्रॉन जो है हमारा रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है दोस्तों? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। ठीक है दोस्तों, मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो निम्नांकित में कौन है? जो वृक्क है दोस्तों हमारा मानव का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों आपका कि Cl2, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है SO2, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है CO2 और यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है O2। ठीक है, तो दोस्तों निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में कितना प्रतिशत रहता है दोस्तों? तो 0.03% रहता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत रहता है? तो 0.03% रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है CaSO4.2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप याद कर लें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लीवर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है अग्नाशय, थर्ड ऑप्शन में लिखा है अंडाशय और लास्ट ऑप्शन में लिखा है एड्रीनल। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? लीवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। दोस्तों दृष्ट धारा मतलब DC। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और यहाँ पर आगे देखिएगा कि लिखा है सेकेंड ऑप्शन में कि 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। और प्रतिवर्ती धारा मतलब होता है दोस्तों AC। AC मतलब क्या? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, DC मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट करंट और AC मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। और दृष्ट धारा दोस्तों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DC। और प्रतिवर्ती धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? AC। और यहाँ थर्ड ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है और यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी होगा जो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। और दोस्तों अगर जो हमारा आप साइंस का दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। साइंस का प्लेलिस्ट का दोस्तों लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो उसमें जितना भी प्रश्न करवाएगा दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर जो आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है Al यानी कि एल्युमिनियम, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है N यानी कि सोडियम दोस्तों, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है Mg यानी कि मैग्नीशियम, लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉपर दोस्तों, यानी Cu से दोस्तों हम कॉपर का डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा
कि सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को दोस्तों मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जनित्र, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है गैल्वेनोमीटर, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हो एमीटर, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।